मेरा नाम तुषार है। वो दर्द से तड़प रही थी। अस्पताल के अंदर उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाया जा रहा था और मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैं सिर्फ फटी फटी आंखों से उसे जाते हुए देख रहा था। मेरी नजरों में एक अजीब सा डर था, एक ऐसा डर जो मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मेरी गलती ही की वजह से तो ये सब कुछ हुआ था। मेरी ही गलती थी जो वो बेचारी इस हालत तक पहुंची थी। उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं ही तो था। मगर सब लोग बार बार यही पूछ रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। मेरे घर वाले बार बार मुझसे सवाल करते करते तंग आ गए थे। अभी डॉक्टर का चेकअप करना बाकी रह गया था। मैं परेशान था कि जब डॉक्टर आकर बताएगा कि इसे क्या हुआ है और फिर सारा इल्जाम मुझ पर आएगा, तो ना जाने सब लोगों का रिएक्शन मेरे साथ कैसा होगा। फिर अपने झूठ को छुपाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था, और फिर मैंने कुछ ऐसा किया जो शायद मुझे नहीं करना चाहिए था। ये काम करने के बाद मुझे तसल्ली हो गई थी कि मेरी सच्चाई कभी खुलकर किसी के सामने नहीं आएगी। मगर सच कभी छुपा नहीं रह जाता। इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, सच सबके सामने आ ही जाता है, क्योंकि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसकी मुझे क्या, किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर मेरी सच्चाई सबके सामने कुछ इस तरह खुलकर आई कि जिसने सबके पैरों तले से जमीन निकाल दी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाला लड़का था। काफी समय से मेरी मम्मी मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रही थी। मैं सीधा सादा लड़का था, मगर मेरी जिंदगी में मेरे कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जिनकी संगतों में रह रहकर मैं चालाक बन गया था। दरअसल मेरे इन दोस्तों की मुलाकात मुझसे तब हुई थी जब मैंने नए कॉलेज में एडमिशन लिया था। ये लड़के आपस में एक दूसरे के साथ बहुत हंसी मजाक किया करते थे, और मैं वहाँ ज्यादा किसी को जानता नहीं था, क्योंकि वो लड़के वहाँ के पुराने स्टूडेंट थे। मेरी दोस्ती मेरे ही जैसे एक सिंपल और सीधे लड़के से हुई थी। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैं भी उन लोगों के साथ शामिल हो गया, और हम 4 लड़कों का एक ग्रुप बन गया, जिसमें हम 2 लड़के बहुत सीधे थे, और वो दोनों लड़के जिनका नाम आकाश और प्रीतम था, वो भी हमारे दोस्त बन गए, या ये कहें कि उन्होंने हम दोनों को अपना दोस्त बना लिया। हम चारों की दोस्ती अच्छी तरह से चल रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक था। पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा था, लेकिन प्रीतम और आकाश पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। वो हमें भी पढ़ाई करने से रोक टोक किया करते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि उनकी वजह से हमने क्लासेस गोल की थी। कॉलेज से फ्री होने के बाद मैं और जगत आकाश और प्रीतम के घर चले जाते थे। वहां जाने के बाद वो लोग नए नए तरह की ट्रिक्स हमें सिखाया करते थे। वो हमें चालाक बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे, क्योंकि वो लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि हम बहुत सीधे हैं और आज की दुनिया में हमें आसानी से कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मगर हम दोनों उन दोनों के साथ रह रहकर इतना तो सीख ही गए थे कि अच्छे बुरे की पहचान हमें बहुत अच्छे तरीके से होने लगी थी। वो दोनों स्मोकिंग किया करते थे, जबकि हम दोनों ऐसे नहीं थे। मगर कहते हैं ना कि संगत का असर इंसान को बहुत जल्दी बिगाड़ने लगता है। प्रीतम ज्यादातर अपने घर में अकेला होता था, क्योंकि उसके फादर की पोस्टिंग कहीं दूर थी, इसीलिए वो कभी कभी अपने घर पर आया करते थे। लेकिन इस बात का फायदा प्रीतम खूब उठाता था। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना, पढ़ाई पर ध्यान न देना, गलत काम करना, ये सब कुछ उसने अपनी आदतों में शामिल कर लिया था, और वो हम लोगों को भी अपने जैसा ही बनाना चाहता था। उस दिन मैंने भी पहली बार उन सबके साथ बैठकर स्मोकिंग की थी, और जगत ने भी पहली बार स्मोकिंग की थी। मेरे स्मोकिंग करने के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं चला, मगर ये काम जगत को बहुत भारी पड़ गया था। जगत ने अपनी पॉकेट में सिगरेट की डिब्बी रख ली थी और वो अपने घर चला गया था। जब वो अपने घर गया तो वो सिगरेट की डिब्बी उसके घर वालों के हाथ लग गई थी, और इस तरह उसके घर में बहुत हंगामा हुआ था, क्योंकि जगत के पेरेंट्स और उसका पूरा परिवार एक ऐसा परिवार था जो बहुत ही शरीफ लोग थे। स्मोकिंग करना, शराब पीना या गुटखा खाना तो उनके यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं करता था। जब उन्होंने देखा कि जगत की जेब से सिगरेट की डिब्बी बरामद हुई है, तो ये बात उन लोगों से बर्दाश्त न हुई और उन्होंने जगत पर बहुत डांट लगाई थी। कहने को तो जगत जवान लड़का था, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता था, मगर उसके घर वाले उसे उसकी मर्जी के मुताबिक जीने नहीं देते थे। वो हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते थे। यही वजह थी कि एक छोटी सी सिगरेट की डिब्बी से उसके घर में बहुत बड़ा हंगामा हुआ, और उन लोगों ने जगत के दोस्तों के साथ उसका उठना बैठना बंद करवा दिया था। अब जब भी हम लोग जगत को फोन करते, वो हमारी कॉल रिसीव ही नहीं करता था। कई बार मैं उसके घर उसे बुलाने के लिए भी गया था, तो उसके पापा ने
मुझे दरवाजे से ही इतनी बातें सुनाई थी कि मैं बेइज्जती महसूस करते हुए उसके घर के दरवाजे से वापस लौट आया था और दोबारा मेरी फिर हिम्मत ही नहीं हुई थी कि मैं उसके घर फिर से जा सकूं। जगत के घर वालों ने शायद अपने बेटे को बुरे लड़कों के साथ उठने बैठने से मना करके अच्छा किया था, क्योंकि वो गलत संगतों में रह रहकर शायद और ज्यादा बिगड़ जाता। आज वो हम लोगों के साथ बैठकर सिगरेट पी रहा था, कल को शराब भी पी सकता था। कुछ माता पिता अपनी औलाद के लिए जो फैसले करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं, मगर उस समय हम पर जवानी चढ़ी हुई थी। हम चाहते थे कि हमें हमारी मर्जी के मुताबिक जीने दिया जाए। मेरे पेरेंट्स तो मुझे किसी मामले में रोकते टोकते ही नहीं थे। वो ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि उनका बेटा कभी किसी गलत संगत का शिकार नहीं हो सकता और ना ही वो पढ़ाई में कभी कमजोर हो सकता है, मगर वो ये नहीं जानते थे कि मैं गलत संगत का शिकार भी हो गया था और मेरा पढ़ाई से भी ध्यान अब हटने लगा था, क्योंकि जब मैं अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था तो पढ़ाई नहीं कर पाता था। घर से निकलता कॉलेज जाने के लिए था, मगर कॉलेज नहीं पहुंचता था। जगत कॉलेज आता तो वो हम सबको देखकर इग्नोर किया करता था। वो हमसे बात भी नहीं करता तो बदले में हम भी उससे बात नहीं करते थे, मगर वो कॉलेज में अच्छे मार्क्स से पास हुआ था और हम लोग बस मामूली से ही नंबर लेकर पास हो गए थे। हम लोगों की पढ़ाई तो जैसे तैसे पूरी हो गई थी, अब हमें नौकरियां करनी थी। आकाश और प्रीतम तो अभी तक अपने बाप की दौलत पर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर मेरे घर में तो मेरे माता पिता को सबसे ज्यादा उम्मीदें मुझसे ही थी। आखिरकार मैं उनका इकलौता बेटा था। लाख कोशिशों के बाद भी मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी न मिल सकी थी। फिर मैंने स्कूल में टीचर की नौकरी करना शुरू कर दी थी, जहां पर मुझे इतने पैसे तो मिल ही जाते थे कि मैं अपने पापा के हाथ पर अपनी सैलरी रख दिया करता था। मेरे पापा मुझसे कोई शिकायत नहीं करते थे। आखिरकार घर में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां थी जो मुझे पूरी करनी थी। धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी। सुना था कि जगत की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग गई है। आज वो एक कामयाब इंसान है और मैं एक मामूली से स्कूल में स्कूल टीचर था, मगर मेरी यारी दोस्ती आकाश और प्रीतम के साथ अभी तक वैसी की वैसी ही थी। उन लोगों के साथ रह रहकर मैं काफी हद तक बिगड़ चुका था। अब मेरी मम्मी मेरे लिए लड़की तलाश कर रही थी, क्योंकि वो मेरी शादी करना चाहती थी। मुझे तो कोई लड़की पसंद नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले मेरी मम्मी ने मुझसे मेरी पसंद के बारे में पूछा था। आजकल होता ही है कि हर लड़के को कोई ना कोई लड़की जरूर पसंद होती है, मगर मैं तो इतना सीधा था कि कभी लड़कियों को नजर उठाकर भी नहीं देखता था। उनको पसंद करना और उनसे बातें करना तो मेरे लिए बहुत दूर की बात थी। लेकिन मैंने देखा था कि आकाश और प्रीतम बहुत सारी लड़कियों से फोन पर बातें करते थे। कहते थे कि वो सारी ही लड़कियां उनकी गर्लफ्रेंड हैं, मगर आज तक मेरा सामना किसी ऐसी लड़की से नहीं हुआ था जो मेरी गर्लफ्रेंड बनती। मेरी बहन को मेरे लिए एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी। सुना था कि वो लड़की कम उम्र की और खूबसूरत लड़की है। मेरे घर वाले लड़की को देखकर आ गए थे और उन्होंने अपनी तरफ से रिश्ता फाइनल कर दिया था, मगर लड़की वालों का भी मुझे देखना रह गया था। वो दिन संडे का था जब मेरी मम्मी ने मुझसे बोल दिया था कि आज तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना, आज तुम्हें लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मगर हफ्ते में संडे का एक ही तो दिन मिलता था अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का और उनसे मिलने का। मम्मी से मैं जल्दी का कहकर उनसे मिलने के लिए चला गया था। लगभग 1 घंटा मैंने उन लोगों के साथ बिताया और फिर उनको बताया कि अब मैं चलता हूँ। तो आकाश ने कहा कि आज तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों हो रही है, वैसे तो तुम पूरा संडे हमारे साथ ही गुजारते हो। मैंने उनको बताया कि दरअसल मुझे लड़की वाले देखने के लिए आ रहे हैं। मेरी बात सुनकर प्रीतम और आकाश बहुत खुश हुए थे। उन दोनों ने मुझे मुबारकबाद भी दी थी कि तुम्हारा तो रिश्ता तय होने जा रहा है। मैं उन लोगों की ऐसी बातों पर बहुत खुश हो रहा था और फिर मैं जल्द ही अपने घर वापस आ गया था। घर आया तो देखा कि घर में मेहमान मेरा इंतजार कर रहे थे। मम्मी और मेरी छोटी बहन मुझ पर बरसने लगी कि आपको पहले ही बोला था ना कि आज कहीं नहीं जाना, और अगर जाओ तो जल्दी आ जाना। जल्दी से अब अपना हुलिया ठीक करो और लड़की के माता पिता के पास जाकर बैठ जाओ। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे के अंदर चला गया, जहां पर लड़की के पिता और लड़की की माँ बैठी हुई थी। उन लोगों ने मुझे पसंद कर लिया था और वो लोग कह कर गए थे कि शादी जल्दी ही होनी है। मैं बहुत खुश था। मेरा रिश्ता तय हो गया था और जिस लड़की के साथ मेरा रिश्ता फिक्स हुआ था वो लड़की बेहद खूबसूरत थी, क्योंकि मेरी बहनों ने मुझे उसकी फोटो दिखा दी थी और मेरे नंबर पर सेंड भी कर दी थी। मैंने अपने दोस्तों को भी अपनी होने वाली पत्नी की फोटो दिखाई थी।
वो लोग देखकर बहुत खुश हुए थे और कह रहे थे कि तुम्हें तो बहुत अच्छी लड़की मिली है, हमें भी शादी करने के लिए ऐसी ही लड़की की तलाश है, मगर क्या करें, हमारे घर वाले अभी हमारी शादी करना ही नहीं चाहते। ये कहकर वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे थे। न जाने क्यों वो बार बार मेरी होने वाली पत्नी नीलम की तारीफ कर रहे थे। कभी उसके होठों के बारे में बात करते तो कभी उसकी आंखों के बारे में बात करते थे। उन लोगों के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर मुझे एक जलन सी महसूस हो रही थी, मगर फिर भी मैं खामोश रहा था। जब मैं घर आया तो रात को उसकी तस्वीर देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। रिश्ता तय होने से मुझ में इतना बदलाव आया था कि मैं उससे मोहब्बत करने लगा था, उसके बारे में सोचने लगा था और दिन रात उसकी फोटो देखता रहता था। मेरी शादी में अब कुछ ही दिन रह गए थे। मेरे ससुराल वालों को मैं बहुत पसंद आया था। मेरी एक साली भी थी जिससे कभी कभी मेरी बात हो जाया करती थी, मगर मैं तो नीलम से बात करना चाहता था। नीलम की बहन ने मुझे बताया था कि नीलम का व्यवहार बड़ा ही शांत है, वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती और हमेशा खामोश खामोश सी रहती है। मैंने सोचा कभी मैं भी तो ऐसा ही हुआ करता था, ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। घर में तो मेरा बिहेवियर अभी भी ऐसा ही था। फिलहाल जैसे तैसे वो वक्त भी गुजर गया और मेरी शादी के दिन करीब आने लगे थे। घर में मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने भी अपने दोस्तों को अपनी शादी में इनवाइट कर दिया था। वो लोग तो हमेशा मेरी शादी के बारे में ही बातें करते रहते थे। हमेशा उनकी जुबान पर यही बात रहती थी कि तुम अपनी पत्नी से पहली बार मिलोगे तो किस तरह का रिएक्शन दोगे। अब ये मेरा और मेरी पत्नी का पर्सनल मैटर था। मैं उन लोगों को पति पत्नी के बीच होने वाली बातों के बारे में तो कुछ भी नहीं बता सकता था, क्योंकि मैं खुद पहली बार नीलम से मिलने वाला था। फिलहाल मेरी शादी नीलम के साथ हो गई थी। वो दुल्हन बनी कमरे में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था, लेकिन इससे पहले मैं अपने दोस्तों के पास चला गया था, जो कि अभी हमारे घर से गए नहीं थे। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरे दोस्त मुझे मेरे कमरे में जाने से पहले ही अपने साथ घर से बाहर ले गए थे और कहने लगे थे कि शादी की पहली रात के लिए हम तुम्हें ऐसी ऐसी टिप्स देंगे कि तुम सारी जिंदगी हमारी दी गई टिप्स को याद रखोगे, हमारी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। मैंने कहा, तुम लोग तो मुझे ऐसे टिप्स दे रहे हो जैसे तुम लोगों की शादी हो चुकी है। उन दोनों ने कहा, हाँ, मगर शादी के बाद जो पति पत्नी के बीच होता है वो हम तुमसे ज्यादा जानते हैं। तुम तो बहुत मासूम हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, इसलिए हम तुम्हें बताते हैं कि शादी के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करते हैं। वो लोग अपने साथ शराब लेकर आए थे और मेरे घर से थोड़ी दूर जाने के बाद उन्होंने सुनसान सड़क पर मुझे जबरदस्ती शराब पिला दी। मैंने आज तक शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, मगर उन लोगों की ज्यादा जिद करने पर मैंने थोड़ी सी शराब पी ली थी। उन्होंने बोतल को मेरे मुंह से लगाते हुए कहा कि पियो यार, जी भर के पियो, आज तुम्हारी शादी का दिन है। ये दिन जिंदगी में बार बार नहीं आता, आज तो सेलिब्रेशन का दिन है। इस खुशी में तुम खूब पियो। आज की रात तुम्हें देखकर तुम्हारी पत्नी भी खुश हो जाएगी। मैं तो यही चाहता था कि नीलम मुझे हर तरह से खुश रखे। अब वो लोग मुझसे ये सब कह रहे थे तो जरूर उसमें कोई ना कोई बात तो होगी, क्योंकि वो लोग मुझसे ज्यादा लड़कियों को जानते थे। इसलिए मैंने उनके कहने की खातिर शराब पी ली थी। फिर मेरे दोस्त प्रीतम ने मुझे एक ऐसी दवाई दी और कहा कि इस दवाई को खाने से तुम्हारी पत्नी सारी जिंदगी तुमसे खुश रहेगी और कभी तुमसे दूर जाने की बात भी नहीं करेगी। मैं उसकी बात सुनकर चौंक गया था। मैंने कहा, ये किस तरह की दवाई है? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी पत्नी कभी तुमसे अलग नहीं होगी। देखो, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते, मगर हमें तुम्हारी फिक्र है, तभी तो हम तुम्हारे लिए ये दवाई लेकर आए हैं। उन्होंने जबरदस्ती मुझे वो दवाई भी खिला दी थी और फिर जब मैं नशे की हालत में अपने घर के अंदर गया तो मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी मम्मी और बहन को इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि मैं शराब पिया हुआ हूँ। मैं कमरे के अंदर चला गया था, मगर मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। शराब का नशा मेरे दिमाग पर सवार हो गया था। उन लोगों ने मुझे कुछ ज्यादा ही पिला दी थी। पहली बार शराब पीने की वजह से और फिर ओवरलोड पी लेने से मेरी कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि मुझे अपना कोई होश ही नहीं था। मैं जैसे ही कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरी पत्नी दुल्हन बनी बिस्तर पर बैठी हुई थी। उसने घूंघट किया हुआ था। मैं झट से बेड पर जा पहुंचा। मैंने उससे कोई बात नहीं की और उसका घूंघट उतार कर एक तरफ कर दिया। वो मुझे देखकर चौंक गई थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि मुझसे रुका नहीं गया और फिर मैंने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। उसके साथ ऐसा बिहेव किया
जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि कोई दरिंदा हूँ। शायद वो मुझे देखकर डर रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और बहुत रो रही थी। कह रही थी, ये आप क्या कर रहे हो? मगर मैंने उसकी एक न सुनी। पहली बार मैं किसी लड़की से अकेले कमरे में मिल रहा था। वो मेरी पत्नी थी, सारी जिंदगी मेरे साथ रहने वाली थी। अगर मैं इसके साथ जबरदस्ती ना करता तब भी वो मेरी पत्नी बनकर मुझे खुश करने के लिए मेरी खातिर सब कुछ कर सकती थी। मगर ना जाने क्यों मुझ पर यह हैवान हावी था। मैंने उसके साथ वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और इतनी अभद्रता और दरिंदगी से मैंने उसकी इज्जत के साथ खेला कि वो बेचारी ये सब कुछ सहन न कर सकी थी। उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मगर उसकी चीखें बाहर तक ना जा सकी क्योंकि मैंने खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी चीखें कमरे से बाहर न जा सकी और वो सारी रात मेरी दरिंदगी का शिकार होती रही थी। वो बेचारी जब ये सब कुछ बर्दाश्त न कर सकी तो बेहोश हो गई, और जब वो बेहोश हुई तो उसे ऐसी हालत में देखकर मैं भी खुद पर काबू न कर सका और मैं भी बेहोश हो गया। सुबह न जाने कौन सा समय था जब मुझे होश आया था। मैंने जब आंखें खोल कर देखा तो मेरा दिमाग बहुत भारी हो रहा था। जैसे ही मेरी नजर बिस्तर पर गई तो नीलम बड़ी बुरी हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे अभी तक होश न आया था। उसका शरीर खून से लहूलुहान हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर मैं घबरा गया था। मैंने नीलम को होश में लाने की कोशिश की, मगर उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे अपना होश ही नहीं था। मैंने उसकी हालत ठीक की और फिर दिमाग लगाने की कोशिश की कि आखिर इसके साथ क्या हुआ। धीरे धीरे जब मुझे याद आया कि इसके साथ ये सब कुछ मैंने ही किया तो मुझे बेहद ही अफसोस हुआ। मैं बहुत डर गया था कि अगर मेरे घर वालों ने इसकी ऐसी हालत देख ली तो न जाने वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने अपनी पत्नी के साथ पहली रात ही उसका इतना बुरा हाल कर दिया, तो सारी जिंदगी में न जाने उसके साथ क्या करूंगा। मैं इस बात को छुपाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर शादी वाला घर था और वो नई नवेली दुल्हन थी, तो ये बात कैसे छुप सकती थी। अभी मैं यही उपाय सोच रहा था कि मैं क्या करूं जब मेरी माँ ने कमरे का दरवाजा बजा दिया। उस समय सुबह के 11 बज रहे थे। मैंने अपनी हालत भी जल्दी से ठीक की और दरवाजा खोल दिया। मम्मी ने कहा कि बेटा, नीलम को भी जगा दो और जल्दी से तैयार होकर नीचे नाश्ते की टेबल पर आ जाओ। सारे मेहमान और घर वाले तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। वो ये कहकर वहां से वापस जाने लगी जब मैंने अपनी मम्मी को आवाज लगाई और कहा कि नीलम अभी तक सो नहीं रही, बल्कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये बात सुनकर मेरी मम्मी की आंखें फटी की फटी रह गईं और उन्होंने चौंकते हुए मुझसे कहा था, ये तुम क्या कह रहे हो? उसकी तबीयत खराब हो गई? उसे क्या हुआ? हटो, मुझे देखने दो। मम्मी मुझे साइड में करते हुए कमरे के अंदर घुसी चली आई। बिस्तर पर जब नीलम को बेहोश पड़े हुए देखा तो कहने लगी कि तुमने इसे होश में लाने की कोशिश नहीं की, इसे आखिर क्या हुआ है? मैं तो साफ मुकर गया था कि मैं नहीं जानता कि इसे क्या हुआ। रात तो ये बिल्कुल ठीक सोई थी, मगर अब जागी नहीं रही। मेरा सच शायद ज्यादा देर तक छुपा नहीं रह सका, क्योंकि मम्मी ने नीलम के शरीर से बहते हुए खून को देख लिया था। मम्मी कहने लगी कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, इसकी हालत बहुत सीरियस है। मम्मी ने मुझे तो कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने शोर मचाकर बाहर से सबको बुला लिया था। मैंने भी कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया और नीलम को अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। मुझे बेहद अफसोस था कि मैंने नशे की हालत में ये क्या कर दिया। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था। अब मुझे याद आया था कि मेरे दोस्तों ने मुझे शराब पिलाई थी और वो दवाई भी खिलाई थी जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी। ये सब कुछ जरूर उनकी शराब पिलाने से और उस दवाई के खाने की वजह से हुआ है। मुझे खुद पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। घर वाले नीलम को देखकर तरह तरह की बातें कर रहे थे। अंदर डॉक्टर नीलम का चेकअप कर रहा था और बाहर मैं बहुत परेशान हो रहा था कि क्या करूं। मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया था। घर वालों को भी कुछ नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने अपना मोबाइल जेब से निकाला और प्रीतम को कॉल करके सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर प्रीतम कहने लगा कि हमने तुम्हें शराब पिलाई थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपनी पत्नी की हालत ही खराब कर दो। और रही दवाई की बात, तो वो दवाई तुम्हारी पत्नी को खुश करने के लिए थी, ना कि उसकी हालत खराब करने के लिए। तुम्हारी पत्नी की हालत जैसी भी है, उसके जिम्मेदार तुम खुद हो, हम पर उसका इल्जाम मत लगाओ। ये कहकर प्रीतम ने फोन बंद कर दिया था। जबकि मैंने आकाश को कॉल लगाई तो कुछ ऐसे ही शब्द आकाश ने भी कहे थे। उन दोनों ने पहले तो मुझे जबरदस्ती रात को ये सब करने के लिए कहा, और फिर जब इतनी बड़ी मुसीबत मेरे सर पर आ गई तो वो लोग साफ बच रहे थे।
मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर जब बाहर आया तो उन्होंने मुझे पर्सनली अपने केबिन में बुलाया था। वहां जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत डांट लगाई थी, क्योंकि डॉक्टर पूरी बात समझ गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी की हालत बहुत सीरियस है, एक ही रात में तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे वो तुम्हारी पत्नी थी, तुम कदर और तमीज के साथ उसके साथ पेश आते, उसका और तुम्हारा तो सारी जिंदगी का साथ था। तुमने तो उसके साथ हैवानियत को इस तरह से अंजाम दिया जैसे तुम उसके पति नहीं बल्कि उसको एक रात के लिए खरीद के लाए थे। डॉक्टर की बातें सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं नीलम के साथ ये सब कुछ भी कर सकता हूँ। इस सब के जिम्मेदार मेरे दोस्त थे, मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने ही मुझे शराब पिलाई थी और दवाई भी खाने के लिए दी थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। मगर मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बात प्लीज मेरे घर वालों को मत बताइएगा, क्योंकि ये हम दोनों पति पत्नी का पर्सनल मैटर है। मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी तो मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगा, कभी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा और हमेशा उसकी इज्जत करूंगा। मेरी बात सुनकर डॉक्टर को मुझ पर यकीन आने लगा था। डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, मगर तुम्हारी पत्नी के आधे शरीर को पैरालाइज हो गया और उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो ना तो बिस्तर से हिल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। उसको हमें कुछ दिन अस्पताल में ही रखना होगा। मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि आप जितने दिन चाहें उसे अपने पास रखें, मगर मेरी पत्नी ठीक हो जानी चाहिए और उसके इलाज में भी जितना पैसा खर्च होगा मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर को तो मैंने जैसे तैसे भरोसा दिला दिया था। नीलम के घर वाले भी उसकी तबीयत देखने के लिए अस्पताल आ गए थे। डॉक्टर ने हमारे घर वालों को यही बताया था कि शादी की थकान की वजह से और बीपी लो हो जाने की वजह से उसकी ऐसी कंडीशन हो गई। अभी वो कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहेगी। मुझे तो इस सब के बारे में सोच सोचकर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये सब कुछ मेरे दोस्तों का ही किया धरा था। अगर वो मुझे जबरदस्ती शराब न पिलाते तो मेरे साथ ये ना होता, और मैं भी उन लोगों की बातों में न जाने क्यों आ गया था। मेरे घरवाले और नीलम के घरवाले दोनों की ही जुबां पर एक सवाल था कि आखिर उसे हुआ क्या था, लेकिन फिर डॉक्टर के दिए हुए जवाब ने उन सबके सवालों के जवाब दे दिए थे, जिसके बाद कोई भी मुझसे कोई सवाल न कर सका था। मगर मेरी ये सच्चाई ज्यादा देर तक तो नहीं छुप सकती थी। जैसे ही मेरी पत्नी होश में आएगी वो सबको सब कुछ सच सच बता देगी। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। शायद ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करता, ये काम मेरे लिए करना बहुत जरूरी था। दरअसल मेरे दिमाग में आइडिया ये आया था कि मैं अपनी पत्नी को मरवा देता हूँ। जब वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो किसी को कुछ बताएगी भी नहीं। मगर ये काम कैसे हो सकता था? फिर मेरी नजर हॉस्पिटल के एक वार्ड बॉय पर गई, जो बार बार मेरी पत्नी के कमरे में आ जा रहा था। मैंने उसको खामोशी से एक तरफ को बुलाया और उसको पैसों का लालच दिया और कहा कि अगर तुम मेरी पत्नी को मारने में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। मैं जानता था कि पैसों के लालच में आकर वो ये काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि उस मामूली से वार्ड बॉय के लिए 2 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी। मैंने उससे कहा, कुछ भी ऐसा करो कि मेरी पत्नी अपनी जान से चली जाए और उसकी मौत का कारण किसी को पता न चले। होश आने से पहले पहले वो जिंदा नहीं रहनी चाहिए। मैंने उसे एडवांस के 50,000 रुपए भी दे दिए थे, क्योंकि इस समय मेरे पास इतने ही पैसे थे। इस वार्ड बॉय का मुंह बंद करने के लिए और अपना काम करवाने के लिए तो मुझे इतने पैसे इसे देने ही थे। बाकी के पैसों का बंदोबस्त भी मुझे कहीं न कहीं से करना ही था। फिलहाल मैंने उससे कहा था कि कल सुबह तक ये लड़की मर जानी चाहिए। उसने मुझे भरोसा दिलाया था और कहा था कि आप बस पैसों का इंतजाम रखना, ये लड़की कल सुबह तक जिंदा नहीं रहेगी और ये कैसे मरी ये भी किसी को पता नहीं चलेगा। मैं उस वार्ड बॉय की बात सुनकर बेफिक्री से अपने घर वापस आ गया था, क्योंकि वहां अस्पताल में मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन उसके साथ रुकी हुई थी। घर आकर जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मुझे बड़े सुकून की नींद आई थी। मैंने यही सोचा था कि मेरी इस हरकत के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, और रही अपने दोस्तों की बात, तो मैं अब उन लोगों से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। मुझे मुश्किल में फंसाकर वो लोग मेरी कोई मदद भी नहीं कर पाए थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने सोचा कि अस्पताल में जरूर कोई ना कोई खबर मिलेगी, मगर ना तो मेरे नंबर पर किसी की कॉल थी और ना ही पापा ने मुझे नीलम की तबीयत के बारे में कुछ बताया था। मैं खुद ही अस्पताल चला गया। वहां जाकर मैंने देखा कि मेरी मम्मी और मेरी बहन तो मेरी पत्नी की तरफ से बेफिक्र थी। मैंने उनसे नीलम की तबीयत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल ठीक है,
मगर रात बेंच पर बैठे बैठे हम लोगों की अचानक आंख लग गई थी। उसी दौरान नीलम के कमरे में एक हादसा हुआ। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मैंने बड़े ही गौर से उनकी बात सुनी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे जो बताया उसने तो मेरे होश ही उड़ा दिए थे। दरअसल मेरी मम्मी ने मुझे कहा कि आधी रात के समय नीलम के कमरे से किसी के जोर जोर से चीखने की आवाज आ रही थी। जब हम लोग भागकर कमरे के अंदर गए तो देखा कि वहां पर वार्ड बॉय अजीब सी हालत पर पड़ा हुआ जोर जोर से चीख रहा है। उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, हाथ पैर बुरी तरह से अकड़ गए थे। न जाने उसे क्या हुआ था और वो क्यों इतनी बुरी तरह से चीख रहा था। रात ही उसे इमरजेंसी वार्ड में एडमिट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि उसकी हालत ठीक नहीं है। उसको तो अपनी आंखों से दिखाई देना भी बंद हो गया। नीलम के कमरे में उसके साथ क्या हुआ और उसकी ऐसी खतरनाक हालत कैसे हुई, वो इस बारे में किसी को कुछ बता भी नहीं रहा था। भगवान जाने उस बेचारे के साथ क्या हुआ। मगर अच्छी बात यह है कि उस हादसे के 1 घंटे के बाद ही हमारी नीलम को भी होश आ गया। डॉक्टर ने कहा है कि वो जल्दी रिकवर हो जाएगी और हम उसे अपने घर ले जा सकेंगे। न जाने मेरे बेटे की खुशियों को किसकी नजर लग गई। मेरी माँ बहुत अफसोस के साथ ये बात मुझे बता रही थी। मगर उस वार्ड बॉय के साथ क्या हुआ था, ये बात तो मैं भी जानना चाहता था। मैं खामोशी से वहां से निकलकर इमरजेंसी वार्ड की तरफ पहुंच गया था, जहां पर वो वार्ड बॉय एडमिट था। मैं जानना चाहता था कि वो तो मेरी पत्नी को उसके कमरे में मारने के लिए गया था, तो फिर उसकी खुद की हालत ऐसी कैसे हो गई। मैं जब वहां गया तो देखा कि वो वार्ड बॉय अपने बिस्तर पर बड़ी बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उसकी शक्ल देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ सच में कुछ खौफनाक और डरावना सा हुआ है। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। उसकी हालत बहुत नाजुक थी। मेरी आवाज सुनकर शायद वो मुझे पहचान गया था। उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और कहने लगा कि देखो साहब, अब मुझे कोई काम मत देना। मैं आपकी पत्नी को नहीं मारना चाहता। अगर मैं आपकी बातों में ना आता तो शायद मेरी ऐसी हालत ना होती। वो ये कहकर बहुत अफसोस भरा चेहरा अपना बनाने लगा था। मैंने कहा, मगर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तुम मुझे बताओ तो सही। क्या नीलम ने तुम्हें मारने की कोशिश की? मगर वो तो खुद बिस्तर पर पड़ी हुई है। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं किया, बल्कि कोई और था जिसने मेरे साथ ये किया। मैं आपकी पत्नी के कमरे में उसे जहर का इंजेक्शन देने के लिए चला गया था। स्टाफ के लोगों को तो वैसे भी पेशेंट के कमरे में आने जाने की परमिशन होती है। मैंने सोचा कि मैं आपकी पत्नी को जहर का इंजेक्शन दे दूंगा और उसके बाद आपकी पत्नी कभी होश में ही ना आ सकेगी और अपनी जान की बाजी हार जाएगी। मैं उसके इंजेक्शन लगाने ही वाला था जब उसकी खूबसूरती देखकर मेरी भी उस पर नियत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि रात के समय कमरे के अंदर कोई आएगा भी नहीं और ये लड़की कोई हरकत भी नहीं कर सकती। मैं इसकी इज्जत खराब भी कर लूंगा तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्यों ना पहले मैं अपनी इच्छा इसके साथ पूरी कर लूं, उसके बाद ही इसको मारना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। जैसे ही मैंने उसको हाथ लगाया तो अचानक एक तेज सी बिजली मेरी आंखों में घुस गई। उसकी कड़क इतनी जोरदार थी कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे। मुझे कोई साया सा उसके पास खड़ा हुआ महसूस हुआ था, जिसने मुझे जोर से पीछे धकेल दिया। मैं इतनी जोर से धक्का खाकर दरवाजे के पास आकर गिरा था कि दरवाजा मेरे दिमाग पर जोर से लगा और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी आंखों में चमकती हुई बिजली की रोशनी को डाल दिया हो। मेरी आंखों में अजीब सी चुभन होने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा था। मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा। कमरे में एक जोरदार सा झटका मुझे आता हुआ महसूस हुआ। मशीनों की आवाजें जोर जोर से चारों तरफ गूंज रही थी। कमरे की लाइट खुद ब खुद जलबुझ होने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे ये साया चलते हुए मेरे करीब आया और इसने मुझे एक बार और जोर से जमीन पर पटक दिया। मैं इतनी जोर से चिल्ला रहा था, फिर भी शायद मेरे चीखने की आवाज किसी को नहीं जा रही थी। मेरे हाथ पैर पूरी तरह से अकड़ गए थे। शरीर कोई भी हरकत करने काबिल न रहा था। आंखों में इतनी तेज चमक थी कि आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। कमरे में इतना शोर था कि मैं कुछ सोच समझने के काबिल न रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद जब पूरे कमरे के अंदर शांति फैल गई, मेरे हाथ पैर अकड़ गए। मुझे कुछ दिखाई न देने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरी आंखों में एक गहरा अंधेरा छा गया है। मैं कुछ नहीं देख सकता था। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा जब कमरे के अंदर कुछ लोग आए और उन्होंने मेरी हालत देखी तो उन सब की भी चीखें निकल गईं। सब लोग यही कह रहे थे कि तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हुई, तुम्हारे साथ क्या हुआ। मगर डर की वजह से मेरी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। मैं किसी को कुछ बताने काबिल नहीं था।
मैं क्या बताता कि मैं इस लड़की के साथ क्या करने जा रहा था और मेरे साथ क्या हो गया। मुझे यहाँ भर्ती कर दिया गया। मेरा इलाज शुरू हुआ तो पता चला कि मैं अपनी आंखें खो चुका हूँ। देखो साहब, आपकी एक गलती की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तो कहता हूँ कि इस लड़की में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी तो मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, आप अपने पैसे अपने पास रखो। वार्ड बॉय की बातें सुनकर तो मैं अपने होश पर काबू रखने काबिल न रहा था। भला ऐसा भी कैसे हो सकता है? एक दो बार तो मुझे उसकी बातों पर यकीन भी नहीं आया था, लेकिन उसकी हालत देखकर उसकी बातों पर यकीन करना तो बनता था। ऐसी कंडीशन में वो मुझसे झूठ तो नहीं बोल सकता। और फिर मुझे मेरी मम्मी ने भी तो कुछ ऐसा ही बताया था। मैं तो बहुत परेशान था। मैं वहां से उठकर आ गया था। अब मेरी पत्नी भी होश में आ चुकी थी। बस मैं यही सोच रहा था कि मैं उससे सामना कैसे करूंगा। वह जरूर होश में आने के बाद सबसे पहले अपनी आप बीती सबको बता देगी। लेकिन होश तो मेरे तब उड़े थे जब मैं